अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिर बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, और साथ में हमने पढ़ा था कि बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का क्या मतलब है। अब देखें, जो बेस क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ का एसआई बेस यूनिट जो है वो मीटर है। इसी तरह मास मास का एसआई बेस यूनिट वो किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मास का जो एसआई बेस यूनिट है वो केजी है। अब देखें, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सबसे पहले 1 मीटर का जो डिस्टेंस था वो किस तरह डिसाइड हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम 1 मीटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जब हम कहते हैं कि 1 मीटर का जो लेंथ है वो 3.2 फुट के बराबर है, तो सबसे पहले किस तरह डिसाइड हुआ, साइंटिस्ट किस तरह इस पर एग्री हुए कि 1 मीटर का जो डिस्टेंस है ये 3.2 फुट है, किस तरह 1 मीटर को डिफाइन किया गया ये, और किस तरह 1 केजी डिसाइड हुआ, किस तरह फिर 1 कैंडेला डिसाइड हुआ, ये सारी यूनिट किस तरह डिसाइड हुए, किस तरह डिफाइन हुए, आज के लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हम स्टैंडर्ड यूनिट को पहले डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब यह है कि ये इनवेरिएंट हो, यानी इसमें ज्यादा चेंजेस पॉसिबल ना हो, ये वर्ल्ड वाइड फेमिलियर हो, यानी कि पूरी दुनिया के लोग इसको जानते हो, इजीली एक्सेसिबल, सब लोग इसको अप्रोच कर सकते हो, इसको जानते हो, इसको समझते हो। अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ का क्या मतलब है। लेंथ, अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 1 मीटर जो है इसको किस तरह डिफाइन किया गया कि 1 मीटर कितना लेंथ होगा। अब 1 मीटर को डिफाइन करने से पहले एक चीज समझे कि फॉर एग्जांपल ये सन है, और सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचता है, लाइट अर्थ तक पहुंचता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट में पहुंचता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट में पहुंचता है। यानी सन से अर्थ तक जब रेडिएशंस पहुंचते हैं वो तकरीबन 8 मिनट में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि लाइट जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। अब अगर मैं कहूं कि लाइट जो है वो 1/2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखें, अब लाइट जो है 1/2 सेकंड का क्या मतलब है कि हमने 1 सेकंड को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, और उस 2 पार्ट से हमने 1 पार्ट लिया, यानी कि 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, 1 सेकंड का ड्यूरेशन, उसको हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया और उससे हमने 1 पार्ट लिया। अब इसको हम बोलते हैं कि 1/2 सेकंड। अब लाइट जो है वो 1/2 सेकंड में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन 1 सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1/2 सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि लाइट जो है वो 1/29 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका मतलब ये है कि हमने सेकंड का 29 पार्ट लिया है। यानी अगर हम 1 सेकंड को 29 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, और उसमें से अगर हम 1 पार्ट को ले, 1 सेकंड के 1 पार्ट को ले, 1 सेकंड को 29 पार्ट्स में डिवाइड करें और उससे हम 1 पार्ट ले, तो इस 1 पार्ट को हम बोलते हैं कि 1/29। यानी सेकंड के 29 पार्ट में भी लाइट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस तरह अगर हम 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन, उसको अगर हम 299,792
4, 5, 8 पार्ट में डिवाइड करें। 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है उसको अगर हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करें और इस इतने पार्ट से हम एक हिस्सा ले, 1 सेकंड का एक हिस्सा ले, 1 सेकंड को इतने पार्ट में डिवाइड किया और इतने पार्ट से फिर हमने एक हिस्सा लिया, इसको हम बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई 299,792,458 सेकेंड। अब सेकेंड के इस हिस्से में लाइट, यहां से फॉर एग्जांपल लाइट है, वो लाइट सेकेंड के इस हिस्से में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस जो है ये वो 1 मीटर के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर इट इज द लेंथ या इट इज द डिस्टेंस traveled by a light in 1 divided by 299,792,458 सेकेंड। यानी 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? ट्रेवल्ड बाय अ लाइट, जो कि लाइट ने ट्रेवल किया है इन 1 डिवाइडेड बाई 299,792,458 सेकेंड में। लाइट ने इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इनसाइड वैक्यूम के अंदर, इनसाइड वैक्यूम के अंदर इज इक्वल टू 1 मीटर। वो डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के बराबर है। यानी लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये 1 मीटर के बराबर है। अब देखें, इस वक्त दुनिया में जितने भी 1 मीटर के रूल है, 1 मीटर के पैमाने हैं, वो सारे के सारे अगर खत्म हो जाए, वो सारे के सारे गुम हो जाए, तब भी हम 1 मीटर को फिर से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे? एक वैक्यूम लेंगे, उसके अंदर एक लाइट लेंगे, उस वैक्यूम में हम देखेंगे कि लाइट जो है वो इतने ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लाइट इतने ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम फिर से कहेंगे कि ये 1 मीटर के बराबर है। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये इनवेरिएंट है, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लाइट इस ड्यूरेशन में हमेशा के लिए एक जैसा डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा और वो डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर के इस डिफिनीशन को 1983 में एडॉप्ट किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि 1 kg को किस तरह डिफाइन किया गया। अब देखें 1 kg के लिए देखें, सबसे पहले एक प्लाटीनियम और इरिडियम, दो मटेरियल लिए गए, प्लाटीनियम एंड इरिडियम। अब प्लाटीनियम का जो कंपोजिशन है, इससे एक एलाय बनाया गया प्लाटीनियम और इरिडियम से। इस एलाय में प्लाटीनियम का जो कंपोजिशन है वो 90% है और इरिडियम का जो कंपोजिशन है 10%। अब इस एलाय सिलेंडर गया, देखिए एक सिलेंडर गया। अब इस सिलेंडर का जो हाइट है, हाइट वो सेंटीमीटर के बराबर है और डायमीटर जो है वो भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। प्लैटिनियम इरिडियम का एक मिक्सचर, एक एलाय बनाया गया जिसमें प्लैटिनियम का कंपोजिशन 90% है और इरिडियम का कंपोजिशन 10% है। अब इससे जो सिलेंडर बनाया गया उस सिलेंडर का हाइट 4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर। अब ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जितना भी मास है उस मास को 1 kg कहा गया कि ये जो मास है ये 1 kg के बराबर है। अब इससे आगे जितनी भी ऑब्जेक्ट का हम मास फाइंड करेंगे वो इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो 1 kg का क्या डिफिनीशन है? द मास ऑफ सिलेंडर having a height and diameter of 4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर जिसका हाइट
और डायमीटर दोनों 4 सेंटीमीटर है, मेड ऑफ प्लैटिनियम एंड इरिडियम, जो कि प्लैटिनियम और इरिडियम से बनाया गया है, सच दैट देयर कंपोजिशन इज 90% एंड 10%। यानी कि इसका जो कंपोजिशन है प्लैटिनियम और इरिडियम का जो कंपोजिशन है इसी सिलेंडर में, उसमें प्लैटिनियम 90% है और इरिडियम 10% है। और ये जो रॉड है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट फ्रांस में रखा गया है। अब इस सिलेंडर का जो मास है वो 1 kg के बराबर है। अब इससे जितनी भी ऑब्जेक्ट हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर का मास तो 1 kg के बराबर है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास भी इस सिलेंडर के बराबर हो जाए तो हम इस ऑब्जेक्ट को भी कहेंगे कि ये भी 1 kg के बराबर है। अगर इस सिलेंडर के 2 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट का मास हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये 2 kg के बराबर है। यानी मास का जब हम मेजर करेंगे तो वो हम इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो 1 kg जो है उसका डिफिनीशन ये है। अब थर्ड हम 1 सेकेंड को डिफाइन करेंगे कि 1 सेकेंड जो है ये टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड को किस तरह डिफाइन किया गया है? 1 सेकेंड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय 91, 92, 63, 70 cycle of radiation emitted due to transition of electron between two hyperfine level of excited state of cesium-133 atom। अब देखिए इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको पहले डिस्कस करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और एटम के अराउंड शेल्स होते हैं, उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये तो एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा काम जो है वो सीजियम-133 एटम के साथ है। अब सीजियम-133 एटम में इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, अब शेल्स में टोटल 55 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। शेल्स में, सीजियम के शेल्स में टोटल 55 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो 55th इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में है और आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें जितनी भी एटम्स है उसमें 2 तरह के स्टेट होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और दूसरे को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, इसको नेचर की तरफ से फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिवन है, नेचर की तरफ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, यानी नेचर की तरफ से जो एनर्जी इसको गिवन है उससे ना तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है और ना इसके पास कम एनर्जी है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में है, यानी इसके पास एक्सटर्नल से ना तो इसने एनर्जी को गेन किया है और ना ही इसने एनर्जी को लॉस किया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं बाय एक्सटर्नल मींस और ये अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो उस दूसरे स्टेट में जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें फिर सब एनर्जी लेवल्स हैं, सब एनर्जी लेवल, इस सब एनर्जी लेवल को हम हाइपर फाइन लेवल्स बोलते हैं, हाइपर फाइन लेवल। यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है, जब ग्राउंड स्टेट से आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी उस स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा, इस एक्साइटेड स्टेट में सब एनर्जी लेवल है और उस सब एनर्जी लेवल को हम हाइपर फाइन लेवल्स बोलते हैं। अब देखें अगर सीजियम का
ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको हम एनर्जी दें और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो हाइपरफाइन लेवल्स मैंने बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान असलेट करना स्टार्ट करता है, इस हाइपरफाइन लेवल के बीच में वाइब्रेट करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो ये इस लेवल से ऊपर तक जाता है और फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। अब जब ये इस यहां पर एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो ये साथ में रेडिएशन को भी एमिट करता है। अब ये जो रेडिएशन ये एमिट करता है, जब यहां पर एक साइकिल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है ऑसिलेशन के दौरान, तो ये जो रेडिएशन है इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां इस हाइपरफाइन लेवल की बिटवीन में दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो ये रेडिएशन भी दूसरा साइकिल कंप्लीट करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जब तीसरा साइकिल कंप्लीट करता है तो यहां रेडिएशन भी तीसरा साइकिल कंप्लीट करता है। देखिए इस तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइपरफाइन लेवल के बिटवीन में, हाइपरफाइन लेवल के दरमियान 91, 92, 63, 17 एंड 70 साइकिल कंप्लीट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन एमिट होते हैं उस रेडिएशन भी 91, 92, 63, 17, 70 साइकिल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो जो एमिटेड रेडिएशन है उसका भी एक साइकिल कंप्लीट होता है। जब इलेक्ट्रॉन इतने साइकिल को इस हाइपरफाइन लेवल की बिटवीन कंप्लीट करता है तो जो रेडिएशन एमिट होते हैं वो रेडिएशन भी इतने साइकिल कंप्लीट करता है। अब इतने साइकिल जब रेडिएशन कंप्लीट करते हैं इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम 1 सेकेंड के बराबर है। यानी कि सीजियम एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर शिफ्ट करते हैं तो उस एक्साइटेड स्टेट पर ये हाइपरफाइन लेवल की बिटवीन में ऑसिलेट करता है और ये ऑसिलेशन में जब ये इतने साइकिल कंप्लीट करेगा, ये साइकिल जितनी भी टाइम में कंप्लीट हो गए, जितनी भी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो गए, उस ड्यूरेशन को हम 1 सेकेंड बोलते हैं। अब देखें 1 सेकेंड क्या है? इट इज द टाइम, यानी कि ये एक टाइम है, एक ड्यूरेशन है टेकन बाय दैट साइकिल ऑफ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन यानी कि उस टाइम में रेडिएशन के इतने साइकिल कंप्लीट होते हैं एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रेडिएशन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एमिट होते हैं बिटवीन हाइपरफाइन लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल से ऑफ सीजियम एटम के एक्साइटेड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल से। जब इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांजिशन कंप्लीट करता है तो इतने ट्रांजिशन जितने टाइम में कंप्लीट होते हैं उस टाइम को हम 1 सेकेंड बोलते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में जितनी भी स्टॉप वॉच है वो अगर सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम फिर भी 1 सेकेंड को फिर से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? हम एक सीजियम 133 आइसोटोप को लेंगे, उसको हम एटॉमिक वाइब्रेटर में रख देंगे। एटॉमिक वाइब्रेटर में जब रेडिएशन के इतने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, इतने साइकिल जितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होंगे उस ड्यूरेशन को हम 1 सेकेंड कहेंगे। अब नेक्स्ट हम 1 केल्विन को डिफाइन करेंगे कि 1 केल्विन को किस तरह डिफाइन किया गया है। जो आज हम बोलते हैं कि 1 केल्विन का टेम्परेचर है, 2 केल्विन का टेम्परेचर है, तो सबसे पहले 1 केल्विन को किस तरह डिफाइन किया गया था? देखिए the fraction of 1 divided by 273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water is called 1 Kelvin या is equal to 1 Kelvin। अब इस डिफिनीशन में कुछ टर्म्स है। सबसे पहले है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को किस तरह डिफाइन करेंगे?
द टेम्परेचर एट माइनर मोशन ए मिनिमल। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का क्या मतलब है? द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन इज मिनिमल, ऑलमोस्ट जीरो। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिन मॉलिक्यूलों से बना है वो मॉलिक्यूल इस ऑब्जेक्ट में रेगुलरली वाइब्रेट करते हैं, रेगुलरली वाइब्रेट करते हैं। अगर आप इसको हीट एनर्जी दें तो इसका जो वाइब्रेशन है वो और तेज हो जाएगा, और ज्यादा एक काइनेटिक एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कूल करते जाएं, ठंडा करते जाएं, तो इसके जो मॉलिक्यूल है उसका वाइब्रेशन भी स्लो होगा। एक टाइम आएगा कि इसको कूल करने से इसका जो वाइब्रेशन है, इस मॉलिक्यूलर जो मोशन है इसका, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट स्टॉप, ये इसका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर मोशन, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मोशन स्टॉप हो जाए, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब ये ऑब्जेक्ट इस स्टेट पर सबसे कूल्डेस्ट स्टेट में होगा, यानी ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता। अब ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर किसके बराबर है? ये 0 केल्विन के बराबर है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो 0 केल्विन पर उसके मॉलिक्यूल जो है वो तकरीबन स्टॉप हो जाते हैं, और ये जो स्टेट है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सबसे कूल्डेस्ट है। अब ये जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन, ये 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 0 केल्विन जो है ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब अगर हम दोनों साइड पे 273.15 को ऐड करें, ये 0 केल्विन के साथ भी ये नंबर ऐड करें, और यहां पर इस नंबर जो है ये नंबर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ भी इस नंबर को ऐड करें, तो अब इसकी एडिशन से क्या होगा? ये और ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहां पर 273.15 केल्विन जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। नेक्स्ट, यहां पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का एक वर्ड है, उसको डिफाइन करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या मतलब है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर को एग्जिस्ट एट सेम टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें यहां पर बर्फ पड़ा हुआ है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी है, वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में भी वाटर है, और वाटर के वेपर्स भी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। देखिए, तो इस वक्त अगर हम टेम्परेचर को फाइंड करें तो इस वक्त का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसमें वाटर तीनों स्टेट ऑफ मैटर में को एग्जिस्ट करता है। यानी वाटर का एक स्टेट है सॉलिड स्टेट जिसमें वाटर आइस के फॉर्म में होता है, एक वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, एक वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। अब ये तीनों स्टेट जिस टेम्परेचर पर एक साथ में एग्जिस्ट करते हो उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर,
वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब यहां पर हमने लिखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो 273.15 केल्विन के बराबर है। अब इससे अगर हम 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्टेन करना चाहे तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.01 को ऐड करेंगे और साथ ही इस साइड पे भी इस नंबर को ये जो नंबर है इसको इधर भी ऐड करें 0.01 तो ये बन जाएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। यानी कि सेंटीग्रेड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में इतने के बराबर है और केल्विन में ये इतने के बराबर है। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो केल्विन में, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो केल्विन में इस वैल्यू के बराबर है। यदि अगर आप इस टेम्परेचर को अचीव करें तो इस टेम्परेचर में वाटर जो है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में कोएग्जिस्ट करेगा। वाटर आइस के फॉर्म में भी होगा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी होगा और वाटर वेपर के फॉर्म में भी होगा। अब इसको इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो टेम्परेचर है इसको अगर आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करें, इस टेम्परेचर को अगर आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करें और इस लाइन को ये टोटल कितना टेम्परेचर हो गया जो हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया 273.16 केल्विन। इसको हम 273.16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो कंप्लीट लाइन है इसको हम 273.16 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इस तरह हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसका अगर हम एक पोर्शन लें, ये एक पार्ट लें, इस एक पार्ट को हम कहेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 273.16, 1 डिवाइडेड बाय 273.16। अब ये जो टेम्परेचर है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हमने 273.16 पार्ट में डिवाइड किया और उससे हमने एक पार्ट लिया। अब इसको हम बोलते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखें द फ्रिक्शन 1 डिवाइडेड बाय 273.16, यानी कि एक टेम्परेचर जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसको आपने इतने पार्ट में डिवाइड किया और उससे आपने एक जो पार्ट है वो लिया। इसको आप बोलते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। जब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उसका आप 273.16 पार्ट लेते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये 1 केल्विन के बराबर है। अब देखिए 1 केल्विन का जो डिफिनीशन है वो इनवेरिएंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर चेंज नहीं हो सकता। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडायनामिक वैल्यू है वो इसके बराबर है। इसको हम 273.16 पोर्शन में डिवाइड करेंगे और उससे हम ये वाला पार्ट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 केल्विन। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि 1 मोल किसके बराबर है। अब मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस फिजिकल क्वांटिटी है और इसका बेस यूनिट एसआई बेस यूनिट मोल है। तो 1 मोल को किस तरह डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल इज कंटेन बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखें कार्बन जो है उसके डिफरेंट आइसोटोप है, उसका एक आइसोटोप जो है उसका मास नंबर 12 है। अब इस कार्बन के ये जो कार्बन का ये आइसोटोप है इसका फॉर एग्जांपल आप 1 ग्राम अगर लें, यानी कि ये जो कार्बन है ये आइसोटोप इसका अगर आप 1 ग्राम ले वो आप
इतना ग्राइंड करे, उसका पाउडर बनाए कि उसके सारे जो एटम है वो एक दूसरे से अलग हो जाए। अब इस 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वो अगर आप गिन लें तो उसका एक तादाद आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आप 5 ग्राम ऑफ कार्बन लें तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो इंक्रीज हो जाएंगे, एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी। अगर आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जो एटम्स की तादाद है वो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 23 है। यानी कि 12 ग्राम में टोटल इतने एटम्स है और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर्स। अब 12 ग्राम में टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब देखें, इस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं 1 मोल। यानी ये जो पार्टिकल की तादाद है ये 1 मोल के बराबर है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर ले, वाटर, आपने वाटर लिया, वाटर का अगर आप कहें कि वाटर जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो 1 मोल के लिए शर्त है कि 1 मोल ऑफ वाटर में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद वो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 23। यानी जब इतने मॉलिक्यूल वाटर के हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। इसी तरह अब कोई भी एलिमेंट लें, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लें, अगर उसके इतने पार्टिकल्स हो जाएं तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब देखिए 1 मोल को किस तरह डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की वो अमाउंट, वो तादाद विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल, जिसमें उतने पार्टिकल हो, इज कंटेन बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो, अगर किसी दूसरे सब्सटेंस में भी उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये 1 मोल के बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि जो 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन वो अगर 12 ग्राम के बराबर है तो 1 मोल ऑफ वाटर भी 12 ग्राम के बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये इसके मॉलिक्यूल तादाद में इक्वल होंगे लेकिन मास इसका डिफरेंट होगा। मैं इस तरह आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आप चेयर ले, 1 मोल चेयर, तो 1 मोल चेयर जो है उसकी तादाद कितनी होगी, वो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 23 होगी। अगर आप 1 मोल ऑफ कार्स लें तो वो भी 6.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 23 होगी। लेकिन जो 1 मोल ऑफ कार, इसका मास और 1 मोल ऑफ चेयर का मास, इनके मासेस जो है वो आपस में डिफरेंट होंगे लेकिन तादाद में ये सब सेम है। तो हम 1 मोल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain Avogadro number of particles। यानी कि जब किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये 1 मोल के बराबर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि 1 कैंडेला किस चीज के बराबर है। 1 कैंडेला को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सबसे पहले देखिए कि 1 कैंडेला जो है ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। जो SI
बेस फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है कैंडेला। अब 1 कैंडेला किसके बराबर है? इट इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5.40 multiplied by 10 to the raised power 14, that gives 1 divided by 163 watt per steradian. Then this luminous intensity will be equal to 1 candela. अब देखें यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा है स्टेरेडियन, तो सबसे पहले समझे कि स्टेरेडियन क्या है। स्टेरेडियन जो है ये एक सॉलिड एंगल है जिसको हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद हम स्टेरेडियन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां आप सिर्फ स्टेरेडियन के डिफिनीशन को समझिए कि स्टेरेडियन एक्चुअली है क्या। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कोन लूं, कोन इस तरह का एक कोन मैंने लिया, अब इधर ये कोन के जो 2 लाइंस है वो मिल रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये जो कोन का एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको अगर मैं AC रिप्रेजेंट करूं और यहां से यहां तक जो लाइन का डिस्टेंस है वो अगर मैं RC रिप्रेजेंट कहूं या इस लेंथ को मैं रेडियस ऑफ द कोन कहूं, तो देखें अगर ये जो एरिया है ये एरिया ये R स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी जो आपका ये रेडियस है इस रेडियस का अगर आप स्क्वायर लें, ये R स्क्वायर अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर हो जाए, तब यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो ये तो स्टेरेडियन का शॉर्ट डिफिनीशन है कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर R स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जो एंगल बन रहा है वो 1 स्टेरेडियन के बराबर है। अब अगर मैं यहां पर एक लाइट रख दूं, एक लाइट जो मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि ये सिंगल कलर लाइट है, सिंगल कलर लाइट। और ये सिंगल कलर लाइट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 5.40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 14 हर्ट्ज के बराबर हो। यानी कि मैंने एक मोनोक्रोमेटिक मींस के सिंगल कलर का एक लाइट लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 14 है। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी इतने के बराबर हो वो लाइट येलो कलर का लाइट होता है। अब ये येलो कलर का जो लाइट है वो इस 1 स्टेरेडियन एंगल पर, इस 1 स्टेरेडियन एंगल पर अगर 1 डिवाइडेड बाय 163 वाट, यानी कि ये जो 1 स्टेरेडियन का एंगल है इस 1 स्टेरेडियन के एंगल पर अगर ये लाइट 1 डिवाइडेड बाय 163 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है, तब इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1 कैंडेला के बराबर होगी। यानी कि एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है वो लाइट अगर 1 स्टेरेडियन एंगल पर 1 डिवाइडेड बाय 163 वाट का पावर डिलीवर कर रही है तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1 कैंडेला के बराबर है। मतलब 1 कैंडेला इट इज द लुमिनस इंटेंसिटी, ये वो लुमिनस इंटेंसिटी है, लाइट की वो इंटेंसिटी है इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल कलर के लाइट से, हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू देट, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है, देट गिव्स 1 डिवाइडेड बाय 163 वाट पर स्टेरेडियन, जो कि पर स्टेरेडियन यानी एक स्टेरेडियन पर इतने पावर डिलीवर करता है। इसको हम बोलते हैं कि ये 1 कैंडेला के बराबर है। तो 1 कैंडेला एक्चुअली लाइट की एक इंटेंसिटी है। अगर कोई लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना है
5.40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 14 है और वो 1 स्टेरेडियन एंगल पर इतने पावर को डिलीवर करता है, तो हम बोलते हैं कि इस लाइट की इंटेंसिटी 1 कैंडेला के बराबर है। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट को हम डिफाइन करेंगे वो है एम्पेयर। एम्पेयर हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। अब इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द करंट इफ मेंटेन इन टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would give rise to a force of 2 multiplied by 10 to the raised power minus 7 न्यूटन पर मीटर on one another। अब इस डिफिनीशन को समझने के लिए दो वायर लें, दो वायर, और इन दोनों वायर का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर हमने लिए और ये दोनों वायर जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर हमने रखे हैं वैक्यूम के अंदर, यानी ये जो दो वायर हैं ये वैक्यूम के अंदर हमने रखे हैं। अब देखें 10th क्लास में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल ये वायर है, इस वायर को जब हम करंट देते हैं तो ये वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरह अगर यहां पर सेकेंड वायर पड़ा है, सेकेंड वायर, इस वायर को जब हम करंट देते हैं तो इस वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब इन दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में कोलाइड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर ये वायर इस वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये सेकेंड वायर फर्स्ट वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि दोनों जो वायर है उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसको रिपेल करता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसको रिपेल करता है। यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों वायर भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब देखें ये जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर ये सेकेंड वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और सेकेंड वायर फर्स्ट वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब दोनों वायर का जो लेंथ है ये इनफाइनाइट है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम इस वायर का 1 मीटर लेंथ लें, इस वायर का भी 1 मीटर लेंथ लें, जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है उसमें से हमने 1 मीटर को सेलेक्ट किया और यहां पर भी हमने 1 मीटर को सेलेक्ट किया, और ये जो वायर है ये एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर रखे गए हैं। अब अगर हम इस दोनों वायर को करंट दें तो ये दोनों वायर भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिस तरह ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये दोनों वायर भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट वायर इस सेकेंड वायर के यूनिट लेंथ पर, यानी 1 मीटर के लेंथ पर अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -7 न्यूटन फोर्स को एक्सर्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट वायर है इसने सेकेंड वायर पर, मतलब कि F12, इसका मतलब है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट वायर ऑन सेकेंड वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -7 न्यूटन पर मीटर। यानी ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -7 न्यूटन फोर्स है वो 1 मीटर के लेंथ पर एग्जर्ट हुआ है, सारे वायर पर नहीं, ये 1 मीटर के लेंथ पर ये फोर्स एग्जर्ट किया है। किसने? ये फर्स्ट वायर ने। इसी तरह इस वायर भी करंट है, सेकेंड वायर ये भी फर्स्ट वायर पर कुछ फोर्स एग्जर्ट, देखते हैं कि 2 भाई के एक्सर्टेड बाय वायर ऑन तो भी अगर मल्टीप्लाइड बाय द रेज पावर 7 न्यूटन मीटर, यानी इस मीटर के लेंथ पर
इतना फोर्स एग्जर्ट किया है ये फर्स्ट वायर ने। अब हम कहेंगे कि इन दोनों वायर्स को जो हमने करंट दिया है वो करंट 1 एम्पेयर के बराबर होगा, वो करंट 1 एम्पेयर के बराबर होगा। अगर मैं शॉर्ट इसका समरी बयान करूं तो दो वायर जिसका लेंथ इनफाइनाइट है वो 1 मीटर के फासले पर पड़े हैं वैक्यूम के अंदर, और उस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से हमने 1 मीटर को सेलेक्ट किया। अब इन दोनों वायर को हमने कुछ करंट दिया, करंट देने के बाद ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स जो फर्स्ट वायर सेकंड पर एग्जर्ट कर रहा है और सेकंड वायर फर्स्ट पर एग्जर्ट कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो तो हम कहेंगे कि इन वायर्स को जो हमने करंट दिया है वो 1 एम्पेयर के बराबर है। तो ये हो गया 1 एम्पेयर का डिफिनीशन। अगर वो करंट फॉर एग्जांपल वो फोर्स इसके डबल हो तो हम कहेंगे कि करंट 2 एम्पेयर है। अगर फोर्स जो ये दोनों वायर आपस में एग्जर्ट करते हैं वो अगर इस मैग्नीट्यूड के ट्रिपल हो तो हम कहेंगे कि ये करंट 3 एम्पेयर है। यानी जब 1 एम्पेयर को हम डिफाइन करते हैं तो फिर 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर इजी हो जाता है। तो यहां तक हमने जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी जो 7 बेस यूनिट है उनको हमने डिफाइन किया।